आज मैं बात करूंगा कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हम बात करें कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो जनरली अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 40% ऑफ डीएनए एंड 60% ऑफ प्रोटीन। अगर हम क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें जो है वो 40% आपको क्या नजर मिलेगा, इसमें आपको 40% मिलता है डीएनए और 60% इसमें आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ज़्यादातर जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। इन द सेल which is ready to divide, the chromosome has two identical DNA molecule. Each chromatid has one DNA molecule. मिसाल के तौर पे जब एक क्रोमोसोम जब एक सेल रेडी हो जाता है डिवाइड होने के लिए, तो एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम में दो आइडेंटिकल क्या होते हैं, दो आइडेंटिकल डीएनए होते हैं। तो मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ देखिए, ये एक क्रोमोसोम है। तो जब ये क्रोमोसोम सेल डिवाइड होने वाला होता है, तो एक क्रोमोसोम के अंदर दो आइडेंटिकल क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, बिल्कुल एक जैसे डीएनए। अब मिसाल के तौर पे देखो, एक डीएनए जो है वो, एक डीएनए इस क्रोमेटिड में होगा और दूसरा डीएनए इस क्रोमेटिड में होगा, लेकिन दोनों डीएनए क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ईच क्रोमेटिड हैज वन डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब कह रहा है, जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है, रेडी हो जाता है डिवाइड होने के लिए, तो क्रोमोसोम्स हैज टू आइडेंटिकल डीएनए, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, दो आइडेंटिकल डीएनए होते हैं। आप देख सकते हो येलो कलर के दो आइडेंटिकल डीएनए हैं, और हर एक क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए मौजूद है। इसके अलावा एन एवरेज साइज ह्यूमन क्रोमोसोम हैज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी अगर आप एक एवरेज साइज का जो ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है, वो कितना, एक क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है, एक एवरेज साइज का जो ह्यूमन होता है, उसका क्रोमोसोम्स जो है वो उसमें 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए होता है। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, इसके अंदर ये डीएनए मौजूद होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये जो डीएनए है, मैं इस डीएनए को यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो मैं इसकी अगर लेंथ देखूंगा, तो कितनी इसकी लेंथ होगी, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। और इसके अंदर टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, मतलब डीएनए आपको पता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो अब एक बात सोचने की ये है कि क्या हम इन क्रोमोसोम को जो है वो में से डीएनए निकाल कर, क्या हमने देखा है उसको, कि वो ऐसे हमने पूरे डीएनए को निकाल लिया और हमें पता लगा कि ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्रोमोसोम से मैंने डीएनए निकाल लिया, तो क्या ऐसा हुआ कि मैंने उसको मेजर किया, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है? ऐसे हो तो फिर तो हमें डीएनए नजर आएगा, डीएनए तो हम इस तरह से नहीं देख सकते। तो फिर हमें कैसे पता लग गया ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है? देखो, हमें क्रोमोसोम्स के अंदर हमें ये बात पता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, मिसाल के तौर पे ये अगर मैं शॉर्ट यूनिट्स बन इसके बेसिक यूनिट्स बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे है ना, ये न्यूक्लियोटाइड। अब हमें ये पता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ऐसे 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का जो साइज है वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर, इसका क्या है, साइज है एक न्यूक्लियोटाइड का। एक न्यूक्लियोटाइड का साइज कितना है, 0.34 नैनोमीटर। अब अगर इन 0.34 जो नैनोमीटर है, इस 0.34 नैनोमीटर को आप मल्टीप्लाई अगर कर दोगे 140 से, तो इसका कितना साइज आ जाएगा, इसका साइज आ जाएगा तकरीबन 5 सेंटीमीटर। तो मतलब कहने का ये है कि इन 140 न्यूक्लियोटाइड को आप मिला दो आपस में, तो कितना साइज बन जाएगा, तकरीबन 5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता लगा कि इस क्रोमोसोम, एक डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, उसका साइज कितना होता है, 5 सेंटीमीटर उसका साइज होता है। अगर हम ये बात करें, तो हाउ सच अ ह्यूज मॉलिक्यूल फिट इनटू अ टाइनी क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इतना बड़ा एक मॉलिक्यूल डीएनए, जिसको मैं कह रहा हूँ कि 5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है, तो वो इतने छोटे से, अब देखो सेल कितना छोटा होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम उससे भी छोटा है। तो इतने छोटे से डीएनए के अंदर ये इतना बड़ा, छोटे से क्रोमोसोम में ये इतना बड़ा डीएनए किस तरीके से जो है वो आ गया? अगर हम ये बात सोचें कि हुआ ऐसे कैसे, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा इसको समझाने से पहले। जैसे आपके पास एक रील होती है, जैसे
जिसके चारों तरफ क्या बंधा हुआ होता है, जिसके एक गत्ता होता है बीच में, और उसके चारों तरफ इस तरीके से धागा बंधा हुआ होता है। अब ये धागा आपको पता है कि कितना अगर इसको ऐसे खोलते चले जाएं, ऐसे स्ट्रेट करें, तो ये धागा कितना लंबा होगा। एक जगह से लेके पता नहीं इतनी दूसरी जगह तक आप चले जाओ, बहुत लंबा धागा होगा। लेकिन वो इतनी छोटी सी जगह पर कैसे आ गया, ये धागा इतनी सी छोटी जगह पर कैसे आ गया। इसके लिए हमने इसकी क्या कर दी है, फोल्डिंग कर दी है। इसकी हमने क्या कर दी है, फोल्डिंग। तो बीच में वो जो गत्ता था, ये जो येलो कलर का एक गत्ता है, ये ऐसे, ये समझ लें कि क्या है, ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रोटीन है। ये क्या है, क्रोमोसोम में प्रोटीन है। और ये जो मैंने व्हाइट कलर का जो धागा इसके चारों तरफ लपेट दिया ऐसे, ये समझ लें तो ये क्या है, ये डीएनए है। ऐसे ही डीएनए प्रोटीन के चार, और ये पूरा स्ट्रक्चर समझ लें तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो ऐसे ये डीएनए जो है वो इसके प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे लिपटता जाता है, और उस फोल्डिंग की वजह से पॉसिबल होता है कि इतना ये 5 सेंटीमीटर जो क्रोमोसोम डीएनए जो बन रहा है वो इतने छोटे से क्रोमोसोम के अंदर आ जाता है। सिर्फ किसकी वजह से आता है, इस फोल्डिंग की वजह से जो है वो आ जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब डीएनए की अगर हम बात करें, तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, यानी डीएनए का जो डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये डीएनए है, तो पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन मैं इसे सिंगल बना रहा हूँ। तो ये डीएनए जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। वो जो फॉस्फेरिक एसिड होता है उस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। अब डीएनए पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह क्या बन रही थी, फॉस्फेट ग्रुप। और जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, डीएनए के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, दूसरे जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, सॉरी, दूसरे जो प्रोटीन है उनका उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इन पर ज्यादातर कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड इसमें ज्यादा होते हैं, जैसे आर्गिनिन एंड लाइसिन। ये बेसिक अमाइनो एसिड है। और आपको पता है बेसिक अमाइनो एसिड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है, उन पर होता है जो है वो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड के। उसकी वजह से इन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब मिसाल के तौर पे ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो इन पर कौन सा चार्ज है, इन पर है पॉजिटिव चार्ज। और ये जो डीएनए है, डीएनए पर कौन सा चार्ज है, डीएनए पर है चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से ये एक दूसरे के तरफ एक अट्रैक्शन शो करते हैं, एक एफिनिटी शो करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है किसके ऊपर, इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। तो कहता है कि ड्यू टू दिस चार्ज डिफरेंसेस, इस चार्ज डिफरेंस की वजह से बोथ हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ईच अदर, दोनों के दरमियान में क्या होती है, एक अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के क्या आते हैं, करीब आना शुरू हो जाते हैं। आगे अगर हम मजीद बात करें, अच्छा आगे मैं कुछ बताने से पहले एक चीज़ आपको ये बताऊंगा कि जब एक सेल डिवाइड होता है, एक सेल जो साइकिल होती है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लें क्योंकि ये आगे आएगी ये चीज़। सेल साइकिल जो होती है, सेल साइकिल के मिसाल के तौर पे अगर दो फेस हैं, एक इंटरफेस होता है जब सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए, और दूसरी होती है डिवीजन फेज, जब सेल क्या हो जाता है, जब सेल जो है वो डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, अभी ये इंटरफेस में है, अभी अपने आप को डिवाइड होने के लिए क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। जब ये अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार कर रहा होता है, तो क्रोमोसोम किस शक्ल में होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होते हैं। इंटरफेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है G1 फेज में, एस फेज में और G2 फेज में। अब G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज के अंदर ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है, उसकी रेप्लिकेशन के लिए जो जो मटेरियल चाहिए होता है वो प्रिपेयर होता है, वो ऑर्गेनाइज होता है, वो कलेक्ट होता है कौन सी वाली फेज में, G1 फेज में। यानी G1 फेज में न्यू सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए।
और एस फेज में क्या होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, वो रेप्लिकेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ऐसे, जब उसका क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। यानी अब उसमें कितने क्रोमेटिड आ जाएंगे, दो क्रोमेटिड आ जाएंगे। पहले सिंगल होंगे, जब ये जो है वो क्या हो जाएगा, जब ये डिवाइड वो होगा, इसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा तो इसमें से डबल हो जाएंगे। और उसके बाद G2 फेज जो होती है, G2 फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका, अब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, डिवीजन के लिए, यानी एक सेल से जो है वो कितने सेल बन जाए, दो सेल बने। तो इस ये वाला जो फेस होता है वो इसमें डिवीजन जो होती है, डिवीजन फेस में होती है। मतलब यहाँ थोड़ा सा मैं बताना आपको चाह रहा था कि ये G1 फेस क्या है, एस फेस क्या है और G2 फेस क्या है, क्योंकि अब जो मैं आगे आपको बताऊंगा उसमें ये टर्म्स आएंगी, G1 एस और G2 फेस। तो मैंने आपको बता दिया G1 फेस इंटरफेस की वो फेस है जब सेल अपने आप अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए तैयार होगा। एस फेस में डीएनए रेप्लिकेट होगा और G2 फेस में सेल तैयार हो जाएगा डिवीजन के लिए कि उससे दो सेल बने। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट। तो कहता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल द डीएनए एंड हिस्टोन आर कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ईच अदर। अब मैंने आपको बताया था कि एक जो क्रोमोसोम होता है वो बना हुआ होता है किसका, डीएनए और प्रोटीन का। अब मिसाल के तौर पे ये जो है मैंने आपको बताया कि ये रेड कलर के जो हैं ये क्या हैं, ये प्रोटीन है। और कौन से प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। और जो ये येलो कलर का है ये क्या है, ये है डीएनए। कहता है जब एस फेस होती है, यानी जब डीएनए ने रेप्लिकेट करना होता है, तो ये डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये डीएनए अलग हो गया इससे, ये डीएनए, और यहाँ पर क्या मैं दे देता हूँ, अब ये क्या है, ये है हिस्टोन प्रोटीन। दोनों क्या हो गए, ये अलग अलग। तो कहता है कि जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है, सॉरी जब जब एक क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेट होता है तो ये दोनों डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। यानी कि पहले ऑर्गेनाइज थे, एक दूसरे से मिले हुए थे, अब क्या हो गए, डिसऑर्गेनाइज हो गए फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। उसके बाद कहता है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन बिगिन टू ऑर्गेनाइज अगेन। जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी तो ये दोनों दोबारा क्या होंगे, दोबारा ऑर्गेनाइज होना शुरू होंगे। ऑर्गेनाइज होना शुरू होंगे मतलब ये दोबारा दोनों जो है वो क्या होना शुरू होंगे, ये मिलना शुरू होंगे दोबारा एक दूसरे के साथ, क्वाइलिंग और ये रैपिंग जो है वो क्या करेंगे, करना शुरू कर देंगे। and the process of condensation remain continue till cell undergo division and chromosome भी appear। यानी ये एक दूसरे के करीब ऐसे रैपिंग शुरू कर देंगे, यानी डीएनए जो है वो, अब ये डीएनए रैप करेगा किसके चारों तरफ, इन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, और करता रहेगा जब तक एक सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाती और ये पूरा किसकी फॉर्म में नहीं आ जाता, पूरा ये क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं आता। पहले तो एक डीएनए होता है ना, जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है तो इसी जैसा क्या बन जाता है, एक दूसरा डीएनए भी बन जाता है। फिर ये डीएनए जब इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल करते हैं ऐसे, तो फिर क्या बनता है, इससे जो है वो क्रोमोसोम कंप्लीट जो है वो बन जाता है। तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये जो क्रोमोसोम बनता है, ये जो डीएनए प्रोटीन के चारों तरफ रैप होता है, इसकी कितने लेवल्स होते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर इन फोर लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन होगी। पहला लेवल क्या होगा, पहले लेवल में पहले न्यूक्लोसोम स्ट्रिंग बनेंगे, न्यूक्लोसोम स्ट्रिंग के बाद क्रोमेटिन फाइबर्स बनेंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स के बाद सुपर क्वाइलिंग होगी, सुपर क्वाइल के बाद जो है वो क्या बनेंगे, क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, और जब क्रोमेटिड्स बन गए तो समझ लो क्या बन गया, कंप्लीटली जो है वो क्रोमोसोम बन गया। चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, न्यूक्लोसोम स्ट्रिंग की, कि न्यूक्लोसोम स्ट्रिंग जो है वो किस तरह बनते हैं। कहता है अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूक्लियोटाइड ऑफ डुप्लेक्स डीएनए wrapped twice around the core of 8 histone protein, thus forming a complex known as nucleosome। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है, इधर देखिए। सबसे पहले जब ये मिलना शुरू होंगे, जब ये मिलना शुरू होंगे न्यूक्लोसोम्स, ये प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए,
अब मिसाल के तौर पे ये 8 हिस्टोन प्रोटीन अगर है, 4 ऊपर बना लें और 4 ऐसे ही हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होंगे, नीचे की तरफ। अब समझ लें कि ये कितने प्रोटीन है, ये 8 जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है। कहता है इन 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे जो डीएनए होगा, मैं डीएनए को ऐसे डबल करके नहीं बना रहा, स्टैंडर्ड ऐसे ही बना रहा हूँ सिंगल। अब ये डीएनए जो है वो 2 दफा ऐसे रैप करेगा, तो 2 दफा क्या करेगा, ये रैप करेगा। जब ये 2 दफा इन 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप करेगा, तो इस रैपिंग में इसके कितने न्यूक्लियोटाइड इसको कवर करेंगे, 200 न्यूक्लियोटाइड। यानी यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन कितने हैं, 8। और ये जो चारों तरफ इसके क्वाइल हुआ है, इस क्वाइल में अगर मैं इसके न्यूक्लियोटाइड काउंट करूंगा, कितने न्यूक्लियोटाइड आए, तकरीबन कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 200। तो ये 200 न्यूक्लियोटाइड किसके, डीएनए के, और प्लस कितना है, 8 हिस्टोन प्रोटीन। इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। अब मिसाल के तौर पे ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया, ये क्या बन गया, ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया। फिर क्या होगा, फिर आगे आगे मजीद ऑक्टेंट, जिसको हम कहेंगे 8 हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टेंट होगा, फिर मजीद 8 जो है वो हिस्टोन प्रोटीन आ जाएंगे यहाँ आगे। 1 2 3 ऐसे बना देता हूँ, 8 हिस्टोन प्रोटीन आ गए। अब फिर इसके चारों तरफ जो है वो डीएनए के जो है वो 200 न्यूक्लियोटाइड ऐसे रैप हो गए, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बन गया। फिर क्या हुआ, मजीद आगे जब जाएंगे, मजीद आगे ये डीएनए गया, फिर ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो गया ऐसे। अब ऐसे ही 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ यहाँ पर ये अपने आप को ऐसे रैप कर लेगा, ये एक और न्यूक्लियोसोम बन गया। मतलब अब यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोसोम बहुत सारे जो हैं वो क्या हैं, बनते चले जाएंगे। फिर ये इसके चारों तरफ रैप हो गया, फिर ये न्यूक्लियोसोम बन गया। तो मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इन शॉर्ट इस तरह से स्ट्रक्चर बना दूं, मैं इन शॉर्ट अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना दूं, जस्ट लाइक दिस, ये डीएनए बना हुआ, और इसी डीएनए के अंदर, इसी डीएनए के अंदर जो है वो 8 प्रोटीन भी रखते जाते हैं रेड कलर के। ये मिसाल के तौर पे रेड कलर के जो शो कर रहा हूँ, ये 8 प्रोटीन है। और ये 8 प्रोटीन और इसके चारों तरफ जो 200 न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम। ऐसे ये बहुत सारे क्या बन गया, ये न्यूक्लियोसोम बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम की एक स्ट्रिंग है, यानी न्यूक्लियोसोम की एक क्या बन गई, एक लड़ी बन गई। तो अब वही बात कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डुप्लेक्स डीएनए wrapped twice around the core of 8 histone protein, thus forming a complex known as nucleosome। एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। उसके बाद कहता है, ऑन हिस्टोन मॉलिक्यूल, one histone molecule is associated with a small segment of DNA called linker DNA। इरेज करता हूँ। One histone molecule is associated with a small segment of DNA called linker DNA between every two nucleosome। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, फिर दोबारा मुझे वही स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर मैं बना देता हूँ रेड से हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो मतलब ये है कि ये एक न्यूक्लियोसोम है और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। इन दो न्यूक्लियोसोम को जो आपस में मिला रहा है डीएनए, ये डीएनए जो इन दोनों को आपस में मिला रहा है, इस डीएनए को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लिंकर डीएनए। ये एक लिंकर डीएनए। फिर इन दोनों हिस्टोन न्यूक्लियोसोम को जो मिला रहा है, ये लिंकर डीएनए। यानी एक शॉर्ट सेगमेंट है डीएनए का, जो दो न्यूक्लियोसोम को या न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हिस्टोन है उनको आपस में क्या है, मिला रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए सिंपली क्या है, लिंकर डीएनए जो है वो किसको ज्वाइन कर रहा है, डीएनए डेड ज्वाइन न्यूक्लियोसोम।
वो डीएनए जो किसको ज्वाइन कर रहा है, जो न्यूक्लियोसोम को ज्वाइन कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं लिंकर डीएनए। अच्छा, कहता है कि in this way the DNA is turned to a chain of bead-like appearance called nucleosome string which is about 10 नैनोमीटर थिक। यानी जब ये इस तरह से क्या है, क्या बन जाती है, एक न्यूक्लियोसोम्स की जो है वो क्या बनती है, एक स्ट्रिंग बन जाती है, एक बीड लाइक मोतीनुमा एक स्ट्रिंग बन जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। और अगर हम इसकी थिकनेस देखें, यानी इसकी थिकनेस देखें, तो ये कितना थिक है, इसकी जो थिकनेस है नॉर्मली, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, जिस तरीके से अगर आप उसकी बात करते हैं कि जो डीएनए होता है, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए 2 नैनोमीटर थिक है, लेकिन जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये कितने थिक हो जाते हैं, ये 10 नैनोमीटर के आए ये, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनने का तरीका आपको समझ आ गया होगा, कैसे जो है वो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जो है वो बनती हैं। पहले न्यूक्लियोसोम बने, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनने के लिए क्या बनना जरूरी है, न्यूक्लियोसोम बनना जरूरी है। और न्यूक्लियोसोम का मैं सिंपल सा जो है वो आपको फार्मूला बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोसोम का एक सिंपल सा फार्मूला क्या है, कि जो 8 हिस्टोन है, 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दो, रैप कर दो, तो उससे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूँ। राइम सर, लिंक मेजरमेंट नहीं समझ आई। सर इनकी मेजरमेंट नहीं समझ, अच्छा मेजरमेंट क्या है, तो ये मेजरमेंट ये है, मैं बता देता हूँ लास्ट पॉइंट, सही सही लास्ट पॉइंट में तो फिर बताता हूँ इसकी मेजरमेंट। ये देख लो, चलो इसको भूल जाओ। ये बनाया मैंने स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, ये मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम का एक स्ट्रिंग। इधर देखो, ये न्यूक्लियोसोम का एक स्ट्रिंग है ये। अब अगर मैं इसको, इसकी थिकनेस देखूं, मतलब ये इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ से थिकनेस देखनी चाहिए, ये इस थिकनेस देखूं तो इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है 10 नैनोमीटर, क्या है ये, ठीक है। ये कितना नैनोमीटर ठीक है, 10 नैनोमीटर। और अगर मैं सिर्फ इस डीएनए की थिकनेस देखूंगा, ये जो डीएनए अलग से, सिर्फ मैं अगर इस डीएनए की जो है वो थिकनेस की मैं बात करूं, तो डीएनए की यहाँ पर जो थिकनेस है वो कितना है, 2 नैनोमीटर, क्या है ये, ठीक है। समझ आ गई अब ये बात, थिकनेस समझ आ गई। बताए रामेन, ये थिकनेस समझ आई। आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। अब तो ये हमने न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग बना ली सबसे पहले, हम मजीद आगे। न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग के बाद अब हमें बनाना है क्या, इस न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग को ही अब चेंज करना है किसके अंदर, अब उसको हमें चेंज करना है किसके अंदर, क्रोमेटिन फाइबर में जो है वो चेंज करना है। तो the nucleosome string begin to coil again about the axis to form yet another thick fiber of 30 nanometer called chromatin fiber। अब मतलब सिंपल सिर्फ कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि वो जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग्स थी वो मजीद रैप होना शुरू होंगी, यानी एक दूसरे को मजीद जो है वो रैपिंग शुरू करेंगी इस तरह से, यानी अब एक दूसरे के और करीब करीब आ गए, अपने ही एक्सिस में उन्होंने मजीद क्या किया, ऐसे क्वाइलिंग करी, अपने एक्सिस में मजीद क्या हो गई उनकी ऐसे रैपिंग, ऐसे रैपिंग हो गई, रैपिंग। अब ये मजीद जब इनकी रैपिंग हुई, तो अब यही जो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग थी, मजीद इनमें रैपिंग हुई ऐसे, तो ये कितने नैनोमीटर थिक हो गई है, अब हो गई 30 नैनोमीटर थिक। पहले कितनी थी, जब ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग थी तो ये कितनी थी, ये थी 10 नैनोमीटर थिक। और अब ये कितनी नैनोमीटर थिक हो गई, मजीद जब इसकी क्वाइलिंग हुई तो ये हो गई 30 नैनोमीटर थिक। और जब ये 30 नैनोमीटर थिक हो जाएगी तो आप इसको न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग नहीं कहोगे, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, और अब आप इसको कहोगे, क्या कहोगे, अब आप इसको कहोगे क्रोमेटिन फाइबर।
अब इसके लिए आप टर्म जो इस्तेमाल करोगे वो क्या इस्तेमाल करोगे? क्रोमेटिन फाइबर। ये क्या बन गया? ये बन गए क्रोमेटिन फाइबर बन गए। अच्छा अभी तक देखें, ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज क्रोमोसोम आर फाउंड इन दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब G1 फेज होती है और जब G2 फेज होती है तो उस वक्त क्रोमोसोम जो है वो किस फॉर्म में आपको मिलते हैं? उस वक्त आपको मिलते हैं क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में। अगर आपको पता हो, मैंने बताया था एस फेज के अंदर, जब एस फेज होती है तो ये डीएनए प्रोटीन और ये डीएनए डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तब आपको ये क्रोमेटिन फाइबर नजर नहीं आएंगे, सही है ना। अब ये और फिर उसके बाद जब डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर उस क्या बनते हैं? फिर न्यूक्लियोसोम के स्ट्रिंग बनते हैं। लेकिन अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर आपको नजर आएंगे वो किस में नजर आएंगे? एक G1 फेज में नजर आएंगे और दूसरा किस में नजर आएंगे? G2 फेज के अंदर। बेसिकली सेल साइकिल के अंदर ज्यादा वाला तौर पे G2 फेज के अंदर आपको ये नजर आएंगे। द क्रोमेटिन फाइबर शो टू रीजन। अब इस क्रोमेटिन फाइबर के दो रीजन होते हैं। एक रीजन को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरे रीजन को कहते हैं यूक्रोमेटिन। अब मिसाल के तौर पे ये वाला जो एरिया है इसको मैं कह रहा हूँ हेट्रोक्रोमेटिन, और ये वाला जो एरिया है ये इस तरफ में, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ यूक्रोमेटिन। तो अब देख लेते हैं कि ये हेट्रोक्रोमेटिन में और यूक्रोमेटिन के अंदर फर्क क्या है। हेट्रोक्रोमेटिन में पहले तो याद रखें कि ये क्या होता है? हाईली कंडेंस। ये बहुत ज्यादा कंडेंस होता है। देखो अब यहाँ पर ये ज्यादा कुछ कॉइलिंग हो गई ना, मैंने इसको ये जो व्हाइट व्हाइट से शो किया है ठीक है ज्यादा। तो ये जितने भी आपको हाईली कंडेंस रीजन नजर आ रहे हैं ना, जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, जितने भी क्रोमेटिन के हाईली कंडेंस रीजन है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और इसके जो है वो जीन नॉट, ये जो जीन है वो नॉट एक्सप्रेस, यानी यहाँ पर जो जीन है वो अपने आप को क्या नहीं कर पाएंगे? एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का ये कि हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में जो जीन होंगे वो अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे जीन अपने आप को कैसे शो करता है? आपने पढ़ा होगा, मिसाल के तौर पे अगर ये इंसुलिन बनाने का जीन है, अगर यहाँ पर एक इंसुलिन बनाने का जीन है तो ये मैसेज देगा किसको? राइबोसोम को। आरएनए के जरिए आरएनए बनाकर मैसेज देगा राइबोसोम को कि इंसुलिन का प्रोटीन बना। ये जीन का एक्सप्रेशन है। तो हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर जो जीन मौजूद होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, यानी वो अपने अपने से कोई प्रोटीन जो है वो क्या है? नहीं बना पाएंगे, जो किस रीजन में होंगे? जो होंगे हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में। लेकिन एक दूसरा रीजन भी है, एक दूसरा रीजन भी है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं यूक्रोमेटिन। दूसरा जो रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं? यूक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन कौन सा रीजन है? नॉन कंडेंस, जो बहुत ज्यादा कंडेंस नहीं है। तो आप इधर देख लें, जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, पहले मैं इसको एक दफा फिर बना देता हूँ, ये तस्वीर दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर ये तस्वीर हो जाए। ऐसे मैं बना देता हूँ इसको। ये देखो, अब मिसाल के तौर पे कुछ जगहें ज्यादा कंडेंस हो गई हैं, ये जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, तो ये इसको क्या कह रहा हूँ? मैं इसको कह रहा हूँ हेट्रोक्रोमेटिन। इसके जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे एरिया हैं जो इतने कंडेंस नहीं है, नॉन कंडेंस एरिया है। मिसाल के तौर पे ये नॉन कंडेंस एरिया है, ये वाला एरिया, ये जिसको मैं रेड से टिक कर रहा हूँ, ये नॉन कंडेंस एरिया है। इसको हम कहेंगे यूक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन में जीन क्या करेंगे? अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, यानी जीन अपने आप को यहाँ पर शो करेंगे। ये कि जीन जो है वो आरएनए बनाएंगे और आरएनए मैसेज लेके जाएगा राइबोसोम के पास, क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है बाकी सर, वेयर इज लिंकर डीएनए इन क्रोमेटिन फाइबर? क्रोमेटिन फाइबर में लिंकर डीएनए थोड़ी है, लिंकर डीएनए तो सिर्फ वहां पर था। कहाँ पर? जब उसमें था, क्या कहते हैं, जब न्यूक्लियोसोम्स थे ना, न्यूक्लियोसोम्स को जो आपस में मिला रहा था वो क्या था? वो लिंकर डीएनए था। लेकिन अब तो वो इतना ज्यादा फोल्ड हो गए, लिंकर डीएनए भी इसी के बीच में कहीं जाकर जो है वो क्या हो गया? फोल्ड हो गया। अब लिंकर डीएनए तो आपको इसमें भी मिलेगा, हेट्रोक्रोमेटिन में भी और यूक्रोमेटिन में, दोनों जगहों पर लिंकर डीएनए होगा जिसने न्यूक्लियोसोम को आपस में मिलाया था। लेकिन जब न्यूक्लियोसोम मजीद रैप हुए एक दूसरे के ऊपर तो न्यूक्लियोसोम भी उनके साथ क्या हो गया? रैप हो गया। तो दोनों रीजन में मिलेगा।
तो ये बात हो गई, हमने अब क्या बन गए, ये बन गए क्रोमेटिन फाइबर। और मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम अपने आप को जो अपने जीन को जो शो करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, क्रोमेटिन फॉर्म में करते हैं। क्रोमोसोम जो अपना काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली जीन एक्सप्रेस जो हो रहे होते हैं वो क्रोमेटिन फॉर्म में हो रहे होते हैं। और सिर्फ कौन से वाले जीन एक्सप्रेस, कौन सा वाला क्रोमोसोम का पोर्शन काम कर रहा होता है जीन के हवाले से, सिर्फ जो है वो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट काम कर रहा होता है। हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर जो जीन होते हैं वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सुपर क्वाइल क्या है, अब देखेंगे सुपर क्वाइल। अब क्या होता है, व्हेन सेल डिवीजन बिगिन, अब सेल की जब डिवीजन होती है, जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम मजीद थिक होते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, मजीद थिक होते हैं। अभी जब क्रोमेटिन की फॉर्म में थे तो कितने थिक थे, 30 नैनोमीटर थिक थे। अब वो मजीद एक दूसरे के ऊपर रैप होना शुरू हो गए ऐसे, जस्ट लाइक, जैसे मजीद रैप होना शुरू हुए, अब और ज्यादा थिक हो गए एक दूसरे को, और मजीद जो है उन्होंने क्या कर ली, रैपिंग कर ली। जैसे जैसे थिक होते जाएंगे शॉर्ट होते जाएंगे। यानी जब ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग थी तो ये इतना लॉन्ग था, जैसे बहुत लॉन्ग था। फिर मजीद जब क्रोमेटिन बना तो थोड़ा और शॉर्ट हो गया ऐसे। और जब इसकी सुपर क्वाइल हुई तो ये और शॉर्ट हो गया, सही ना। थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है और लेंथ इसकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सुपर क्वाइलिंग में कितना हो गया ये, 300 नैनोमीटर क्या हो गया, थिक हो गया। फिर मजीद देखो, अब क्रोमेटिड कब बनेगा, जब ये सुपर क्वाइल फर्दर क्वाइल अराउंड इटसेल्फ एंड स्टेब्लिश इनटू अ क्रोमेटिड विच इज अबाउट 700 नैनोमीटर। यानी सुपर क्वाइल में ये मजीद जब एक दूसरे के ऊपर क्वाइल होगा ऐसे, और कितना क्वाइल हो जाएगा, 700 नैनोमीटर तक। अब हम इसको कहेंगे कि ये क्या बन गया, अब ये बन गया क्रोमेटिड। और यही क्रोमेटिड क्या है, यही है क्रोमोसोम। यही क्रोमेटिड क्या है, ये क्रोमोसोम है। बाद में जब एक सेल डिवाइड मजीद आगे होगा तो ये ऐसे दो क्रोमेटिड्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखो, जब ये सुपर क्वाइल होगा और क्रोमेटिड बनेगा तो फिर कोई भी यूक्रोमेटिड पार्ट रहेगा ही नहीं, सबका सब हेट्रोक्रोमेटिड हो जाएगा। यूक्रोमेटिड कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूक्रोमेटिड पार्ट था बीच में थोड़ा सा, जो नॉन कंडेंस पार्ट था, जब ये सुपर क्वाइलिंग होगी और क्रोमेटिड बनेगा तो ये भी कंडेंस हो जाएंगे। अब पूरा का पूरा ये जो क्रोमेटिन कंडेंस होके जब ये क्रोमोसोम बना लेगा, अब ये पूरा का पूरा ही हेट्रोक्रोमेटिड हो गया। और जब एक क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिड हो जाता है तो उसका कोई जीन एक्सप्रेस नहीं करता। यानी कहने का मकसद ये है कि जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसका कोई जीन एक्सप्रेस नहीं करता। फिर जब वो डिवीजन उसकी कंप्लीट हो जाती है, फिर जब वो दोबारा क्रोमेटिन की फॉर्म में आता है, तब उसकी क्या होगा, तब उसके जीन अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करना जो है वो शुरू करेंगे। चलो एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने अभी आपको बताया कैसे कि क्रोमोसोम जो है वो किस तरीके से जो है वो एक बनता है, या उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए और जो ये डीएनए से फॉर एग्जांपल, और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है डीएनए की रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब क्या होगा, अब दोबारा ये ऑर्गेनाइज होना शुरू होंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बनेंगे न्यूक्लियोसोम। तो चलो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या बन जाएंगे ऐसे, न्यूक्लियोसोम की क्या बन जाएंगी, स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। ये बना दी हमने न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग। 200 न्यूक्लियोटाइड 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो जाएंगे। अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो कितनी है, ये 10 नैनोमीटर, ठीक है। फिर मजीद क्वाइल होंगे एक दूसरे के ऊपर, यानी न्यूक्लियोसोम भी एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हो जाएंगे ऐसे। यानी कि न्यूक्लियोसोम भी एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हो गए। जब न्यूक्लियोसोम भी एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हो गए तो ये कितने, 30 नैनोमीटर थिक हो गए। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन के भी दो पार्ट हैं, जो ज्यादा थिक हो गए वो हेट्रोक्रोमेटिन, और जो जो ज्यादा कंडेंस हो गए हेट्रोक्रोमेटिन, जो इतने कंडेंस नहीं हुए वो यूक्रोमेटिन। फिर मजीद इनकी क्वाइलिंग हुई, अब जो यूक्रोमेटिन पार्ट था वो भी हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया।
तो इसको कहेंगे सुपर क्वाइल। ये 300 नैनोमीटर है। ये सुपर क्वाइल मजीद क्वाइल हुआ और इसकी थिकनेस कितनी चली गई, 700 नैनोमीटर हो गई। जब इतनी थिकनेस होगी तो अब आप इसको कहोगे क्रोमेटिड, और ये किस फॉर्म में आ गया, अब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। चलो इससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन हो तो कर।